Hello, hi students. I am Rashmi Singh. I welcome you all on our beautiful channel, the Alpha Physics classes. If this channel and videos of this channel are helpful to you, please don't forget to like, share and subscribe. Here at the Alpha Physics classes, our main aim or our main focus is to provide best quality education to all our students. बच्चे आज क्या है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो इसका जितना भी आपको चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, वो तो मैं कवर कर चुकी हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं इससे रिलेटेड करवा चुकी हूँ। और उसी से रिलेटेड आज जो हमारा टॉपिक है वो है, इसमें आपको इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके बच्चे, देखिए हमारा चैप्टर कौन सा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये हमारा चैप्टर है, ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस रिलेटेड है और इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करूंगी और आप भी हमारे साथ में सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में आप क्या करेंगे, पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है टेबुलेट द डिफरेंस। और वैसे बच्चे जो आज हमारे पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे थे, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं लिंक में, तो आप वहां से देख सकते हैं। इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का है ये। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 6 थे, तो 1 2 ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर ये 7 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग में हमारा क्या आ जा रहा है, रिजिडिटी आ रहे हैं। सेकंड जो हमारा आ रहा है बच्चे वो आ रहे हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो आ रहे हैं फ्लूइडिटी आ रहे हैं, फीलिंग अ गैस कंटेनर हमारा है, ठीक है। शेप है, काइनेटिक एनर्जी है एंड डेंसिटी है। ये इतने सारे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है उनको डिफरेंशिएट करना है आपको। स्टेट ऑफ मैटर को डिफरेंशिएट करना है। स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस में यहाँ पे डिफरेंसेस बताने, लेकिन डिफरेंसेस जो हमें बताना है वो किसमें बताना है कि रिजिडिटी उसका क्या है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, उसका फ्लूइडिटी क्या है, उसमें वो गैस के कंटेनर को फिलअप करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उनका शेप क्या है, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी। इन्हीं को बेस बना करके हमें वहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंसेस बताने हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन तो आ गए। अब इसे यहां से हटाते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या है इसका आंसर, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेट ऑफ मैटर को यहाँ डिफरेंशिएट कीजिए। ये हमारा हो गया सॉलिड, ये हमारे हो गया लिक्विड और ये हमारे क्या हो गया बच्चे, गैसेस हो गया, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो हमारा था वो किस पे डिफरेंस आपको बताना था, रिजिडिटी पे। अब रिजिडिटी मतलब होता है रेसिस्ट टू अ शेप, यानी कि एक जैसा शेप रखना, टाइट रखना, या फिर एक तरह का शेप होना। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा मार्कर है तो ये एक रिजिड है, इनका शेप यही होगा। ऐसे इसे कंप्रेस करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे तो ये अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किसमें रिजिडिटी, यानी कि जो रेसिस्टेंस टू मतलब शेप होता है, यानी कि शेप को मेंटेन करना जो होता है वो सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं या फिर गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो रिजिडिटी तो वही ना मेंटेन कर पाएंगे जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता होगा, जिनका फिक्स्ड शेप होंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसका होते हैं बच्चे, सॉलिड का होता है। सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्यों होते हैं ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, जिन कारण से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाता है। तो रिजिडिटी, तो इसमें लिख सकते हैं हम मैक्सिमम
रिजिडिटी, यानी कि सॉलिड में मैक्सिमम रिजिडिटी प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड में जो रिजिडिटी होते हैं ये क्या होते हैं, लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस रिजिडिटी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और गैसेस का जो रिजिडिटी होते हैं बच्चे वो मिनिमम होते हैं, वो अपने फिक्स्ड शेप को मेंटेन नहीं करते, उनका कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके बीच का स्पेस काफी ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होते हैं। तो हम वहां पे लिख सकते हैं मिनिमम रिजिडिटी प्रेजेंट होते हैं गैसेस में। ठीक है बच्चे, चलिए ये तो हमारा हो गया। सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो क्या थे, कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। चलिए या अब तीनों में डिफरेंसेस देखते हैं। अच्छा, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज को कॉम्प्रेस करना, किसी चीज को दबाना। अब मान लीजिए किसी चीज को हम दबाते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, अगर वो कॉम्प्रेस हो रहा है इट मींस उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रेजेंट है, अगर कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है तो कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं है। अच्छा अब बताइए, अब मान लीजिए कि ये हमारा डस्टर है, ये हमारा क्या है बच्चे, डस्टर है। अब ऊपर से मैं इसे कॉम्प्रेस कर रही हूँ, ऊपर से मैं इसे क्या कर रही हूँ, कॉम्प्रेस कर रही हूँ, दबा रही हूँ। तो क्या कॉम्प्रेस करने के बाद भी ये कॉम्प्रेस हो रहे हैं? नहीं हो रहा है कॉम्प्रेस, ठीक है ना, ये कॉम्प्रेस्ड नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज आपको वहां पे देखना है। अगर इसमें कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है इट मींस क्या है कि इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर किसी कहीं कॉम्प्रेस्ड हो रहे हैं तो क्या है कि उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रेजेंट है। अब यहां से देखिए बच्चे, देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, टाइटली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखते हैं। जबकि इसमें जो होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े से दूर होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं बच्चे बट थोड़े से दूर होते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं। अच्छा अब एक बात बताते हैं, अगर आप इसे कॉम्प्रेस करेंगे तो ये कॉम्प्रेस होकर के जाएगा कहाँ जाएंगे? अगर मैं इसे कॉम्प्रेस करती हूँ तो क्या ये कॉम्प्रेस होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्रेस होकर के तो जो खाली स्पेस होगा उसमें ना जाता है, इनके बीच में तो स्पेस ही खाली नहीं है, तो ये तो कॉम्प्रेस होगा ही नहीं। इसमें थोड़े बहुत स्पेस है तो ये कॉम्प्रेस थोड़ा बहुत होंगे, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस खाली है तो इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होंगे बच्चे वो काफी ज्यादा हाई होंगे। तो आप यहाँ से ये रिमेंबर रख सकते हैं कि कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होते हैं वो किस में ज्यादा होगा। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी वैसे सबस्टेंस में ज्यादा होंगे जिनमें स्पेस ज्यादा होंगे। तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रेजेंट होता है इसमें। मिनिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, मिनिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड में जो होते हैं कैन बी कॉम्प्रेस्ड, ये कॉम्प्रेस्ड हो सकते हैं, लेकिन इसमें फिर वही है कि इससे ज्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन गैसेस के रिस्पेक्ट में इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आते हैं फ्लूइडिटी, प्रॉपर्टी टू फ्लो ऑफ अ सबस्टेंस। कोई भी सबस्टेंस अगर फ्लो कर रहे हैं, कोई भी सबस्टेंस जो है फ्लो कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो ये जो हमारा फ्लो का जो प्रॉपर्टी है वो किस में प्रेजेंट होंगे, सॉलिड में प्रेजेंट होगा, लिक्विड में प्रेजेंट होंगे या फिर गैसेस में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड तो कभी फ्लो करता नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ भी है, ये चौक है, ये हमारा डस्टर है, तो क्या ये कभी भी फ्लो करता है? हम इसे यहाँ छोड़ देंगे तो क्या ये फ्लो करेगा? नहीं, ये नीचे गिर जाएंगे। इट मींस क्या हुआ कि दे कांट बी फ्लो, दे कांट बी फ्लो, ये फ्लो नहीं करते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। दे कैन फ्लो, ये फ्लो करते हैं। जो हमारा गैसेस होता है दे कैन इजिली फ्लो, ये भी इजिली फ्लो करता है। यानी कि जो फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड में प्रेजेंट होंगे, गैसेस में प्रेजेंट होगा। बस फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है यानी कि कोई किसी भी सबस्टेंस की फ्लो करने की प्रॉपर्टी को हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड में फ्लूइडिटी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फिलिंग अ गैस कंटेनर,
फिलिंग अ गैस कंटेनर, ये प्रॉपर्टी आपको देखनी है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, मान लीजिए कोई गैस कंटेनर है, उसमें अगर हम सॉलिड को रखते हैं तो यह क्या वो कंटेनर को कंप्लीटली फुलफिल कर लेता है? बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर हम लिक्विड को रखते हैं किसी कंटेनर में तो क्या वो कंप्लीटली लिक्विड वहां पे क्या करते हैं, क्या पूरे के पूरे गैस के कंटेनर को फुलफिल करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन गैसेस को अगर हम कंटेनर में रखते हैं तो ये कंप्लीटली सभी जगह वहां पे मूव करके, क्योंकि उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होते हैं, मैक्सिमम स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से वो गैस कंटेनर को इजिली फुलफिल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दे कांट फिल अ गैस कंटेनर कंप्लीटली। ये गैस कंटेनर को कंप्लीटली फिलअप नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि इनका भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं बच्चे। दे कांट फिल अ गैस कंटेनर कंप्लीटली, ये भी कंप्लीटली गैस कंटेनर को फिलअप नहीं करते हैं। बट जो हमारा गैसेस हैं वो क्या करते हैं, फिल्स अ गैस कंटेनर कंप्लीटली, वो पूरे के पूरे कंप्लीटली गैस कंटेनर को फुलफिल कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, उनका जो पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करने के कारण वो पूरे के पूरे गैस कंटेनर को फुलफिल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा गैस कंटेनर था, तो अगर आप इसमें सॉलिड रखेंगे तो ये अपने जगह पे फिक्स्ड रहता है। मान लीजिए ये लिक्विड में डालेंगे तो इतना दूर अगर लिक्विड है तो ये इतना ही फिलअप करेंगे। लेकिन अगर हम गैसेस को इसमें अगर डाल देते हैं तो एक गैस तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे कंटेनर को फिलफिल कर लेते हैं। तो बस यही चीज तो आपसे पूछा जा रहा था। तो आप बोल सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड गैस के कंटेनर को कंप्लीटली फिलअप नहीं करते हैं, लेकिन गैसेस क्या करते हैं, वहां पे करते हैं, कंप्लीटली फिलअप कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आपको डिफरेंशिएट करना है वो है शेप से। ठीक है, अब देखिए सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होते हैं, सॉलिड का क्या होते हैं बच्चे, फिक्स्ड शेप होता है। इनका एक फिक्स शेप है, अगर ये है तो ये ऐसे अपने फिक्स्ड शेप में ही होता है। बट लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने 50 ml वाटर लिया, अगर मैं उसे ग्लास में रखती हूँ तो ग्लास का शेप ले लेता है, अगर मैं उसे प्लेट में रखती हूँ तो प्लेट का शेप ले लेता है, अगर मैं उसे कप में रखती हूँ तो कप का शेप लेता है, बॉटल में रखूंगी तो बॉटल का शेप लेगा। तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं, नॉट अ फिक्स्ड शेप। और गैसेस का भी फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं, नॉट अ फिक्स्ड शेप, इनका भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट और भी देखते हैं, कुछ और भी पॉइंट है जो हमें बताना है आप लोगों को। तो ये बहुत देख रहे हैं कि आप जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ लगभग सारे पॉइंट आपको आते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। ठीक है, तो शेप के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चे वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, किसी भी पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अच्छा बताइए, ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूवमेंट में तो होते नहीं हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, कम होते हैं। और यहाँ पे हो तो क्या होंगे, गैसेस में हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होंगे। इसका क्या होगा लिक्विड का, तो मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस का काइनेटिक एनर्जी होते हैं। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे वो हमारा है डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चे, डेंसिटी। डेंसिटी हमारा क्या है, डेंसिटी, तो आप जानते हैं कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड का, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी, और इसका क्या हो जाएंगे गैसेस का हमारा मिनिमम डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या हो जाएंगे, मोर देन गैसेस बट लेस देन सॉलिड। ठीक है, यानी कि लिक्विड का जो डेंसिटी होते हैं वो सॉलिड से कम होते हैं बट गैसेस से
ज्यादा होते हैं। तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया, सॉलिड लिक्विड के जो भी डिफरेंसेस होते हैं बच्चे मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, उसी पॉइंट्स को लेकर के आपको बोला गया था कि पॉइंट्स को लेकर के ही बताना है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल में बताया है, मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल में बताया है कि किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है गिव रीजन, आपको रीजन देने हैं। क्या देने हैं आपको? रीजन। जैसे कोई भी चीजें होती है तो हर चीज के पीछे किसी ना किसी चीज की रीजन होता है, वही आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए गैस फिल्स completely the vessels in which it is kept। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोई भी गैस है तो जो गैस होते हैं अगर उसे किसी भी वेसल्स में रखा जा रहा है तो वो कंप्लीटली उसको फुलफिल कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसी क्या प्रॉपर्टी गैसेस में प्रेजेंट होती हैं? तो आप बता सकते हैं बिकॉज इसलिए ऐसा होता है क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करते हैं और रैंडमली ड्यू टू द रैंडमली मूवमेंट ऑफ गैसेस पार्टिकल्स दे फुलफिल द वेसल्स कंप्लीटली। अगर मान लीजिए कि ये एक वेसल आपके पास में थे, ठीक है, इसमें आपने गैसेस को डाला, ठीक है, जैसे ही आपने गैसेस को डाला, गैसेस एक जगह तो रुकते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ रख दिया तो ये अपने से जगह पे फिक्स्ड है, यहाँ से हिल भी नहीं सकते, ऐसा तो होता नहीं। इसके पार्टिकल्स इधर, मान लीजिए ये हमारे पार्टिकल्स थे तो ये इधर भी मूव करेंगे, इधर भी मूव करेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी कि ये पूरे के पूरे वेसल्स में मूव करेंगे। अब पूरे के पूरे वेसल्स में मूव करने के कारण क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे जितने भी इसके मतलब डायरेक्शंस है, सभी डायरेक्शंस में ये जा करके वेसल्स के अंदर कंप्लीटली फुलफिल कर लेंगे। तो ये क्यों होता है, रीजन आपको बताना है। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं देना है, सिर्फ रीजन बताना है कि जो गैस होते हैं जब वेसल्स में से रखते हैं तो वो कंप्लीटली फुलफिल कर लेता है। ऐसा क्यों होते हैं? तो इसलिए होता है बिकॉज गैसेस का जो प्रॉपर्टी होती है कि द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर रैंडमली मूविंग। जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और रैंडमली मूव करने के कारण वो वेसल्स को कंप्लीटली फुलफिल कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं a gases fills, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ड्यू टू द random motion of particles of gases, it fulfill the vessels completely। It fulfills the gases। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि अगर कोई भी वेसल्स है अगर उसमें गैस को रखा गया है तो क्यों उसके वेसल्स को कंप्लीटली फुलफिल कर लेते हैं? तो ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस के पार्टिकल्स के रैंडम मोशन होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? ए वुडन टेबल इज कॉल्ड अ सॉलिड। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वुडन का टेबल है यानी कि लकड़ी की टेबल है, उसे हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? अब यहाँ पे देखना है कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है तो होता है अगर वो वुडन टेबल में प्रेजेंट है इट मींस वो सॉलिड है। अब बताइए सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? उनका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। तो जब आप वुडन टेबल को देखेंगे तो उनका एक फिक्स्ड शेप होते हैं, तो आप वहां पे लिख सकते हैं वुडन टेबल इज कॉल्ड अ सॉलिड because it has a fixed shape or volume and very
लेस भी नहीं लिख सकते हैं, वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि वुडन टेबल को सॉलिड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसका फिक्स्ड शेप होते हैं और उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो उसे हम सॉलिड बोल सकते हैं। क्योंकि सॉलिड की भी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो उनका भी फिक्स्ड शेप होते हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो ये आप वहां से बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि अच्छा बताइए वाटर को हम लिक्विड क्यों बोलते हैं, तो जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होता है वो वाटर वहां पे शो कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे लिक्विड बोल रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता तो हम उसे लिक्विड नहीं बोलते हैं, हम उसे अदर जैसे कोई भी चीजें है अगर हम उसे सॉलिड, लिक्विड या गैसेस का बोलते हैं जब वो उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है, और जब वो उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं तो हम उसे सॉलिड, लिक्विड या गैसेस कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वो क्या है, liquids generally have lower density as compared to solids, ठीक है। but you must have observed that ice floats on water. Why? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और वो क्वेश्चन क्या है बच्चे कि जैसे अभी इससे पहले मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सॉलिड होती हैं उनका जो डेंसिटी होते हैं वो ज्यादा होते हैं। सॉलिड की जो डेंसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपसे पूछा जा रहा है और वो ये है, और एक चीज आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं और वो ये है कि अगर सॉलिड की प्रॉपर्टी लिक्विड से ज्यादा होती है तो फिर वाटर पे आइस क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि आइस हमारा क्या है, सॉलिड। आइस हमारा क्या है बच्चे, सॉलिड, और वाटर हमारा क्या है, लिक्विड, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर्टी से जाते हैं तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और वाटर की जो डेंसिटी है बच्चे वो कम होनी चाहिए, ये अगर प्रॉपर्टी से जाते हैं तो। लेकिन बच्चों होता क्या है कि जब हम वाटर से आइस बनाते हैं या फिर वाटर से अगर आइस वो नेचुरली कन्वर्ट होते हैं तो क्या होते हैं कि जो आइस होते हैं तो आइस का जो स्ट्रक्चर होते हैं आप जानते हैं उसे क्या बोला जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरा की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है, पिंजरा की तरह। अब पिंजरा हम देखते हैं अगर ऐसे हैं तो यहाँ पे पिंजरा का बना होता है, लेकिन ये पोजीशन जो हमारा होते हैं वो खाली होता है ना, खाली। इसी तरह से क्या होते हैं बच्चे कि जो हमारा आइस है, आइस का जो स्ट्रक्चर होते हैं तो उनमें क्या होता है कि आइस के अंदर बहुत ज्यादा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, खोखलापन होता है। वो दिखने में तो आइस बन जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम जाते हैं, उनके बीच खाली स्पेस ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा खाली स्पेस होने के कारण इनका जो डेंसिटी है, आइस का जो डेंसिटी है वो कम जाते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं क्या, ड्यू टू cage like structure of ice, their density is lower than the density of water, due to it ice floats on water। इसी कारण से क्या होते हैं, आइस वाटर पे फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चे
कि वहाँ पे केज ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस के केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण जो आइस होते हैं उनकी डेंसिटी कम जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है बच्चे, तो आप ये यहाँ से बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन हर क्वेश्चन की एक पॉइंट आपको आनी चाहिए वहाँ पे, तो ये चीज यहाँ से रिमेम्बर रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वो देखते हैं। कन्वर्ट the following temperature to सेल्सियस स्केल। ठीक है ना, सेल्सियस स्केल में आपको वहां पे कन्वर्ट करनी है। तो कैसे हम उसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो है 300 केल्विन। ठीक है ना, 300 केल्विन को कन्वर्ट करना है आपको डिग्री सेल्सियस में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होते हैं बच्चे, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यही तो हमारे पास फॉर्मूला होते हैं कि अगर कोई केल्विन में दिया हुआ हो और उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो हमारे पास क्या आते हैं, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। चलिए मैं यहाँ पे इस चीज को पुट करती हूँ, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन आपको दिए गए हैं 300 और डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो गए। ये हमारा हो गया 300, अगर ये प्लस इधर आते हैं तो माइनस हो जाएंगे बच्चे 273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे 27 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आएंगे 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था केल्विन में दिए गए हैं, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपको वहां पे इसका फॉर्मूला आता है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और आप इजिली वहां से इसका आंसर बता सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना बच्चे, चलिए से इसका बी क्वेश्चन नंबर है वो है 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में हमें चेंज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से लिखते हैं केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये आपको दिए गए 573 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 573 प्लस इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, ये हमारा हो जाएगा 300 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा क्या हो गया बच्चे 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होते हैं, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये फॉर्मूला आपको ये रिमेंबर होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर है तो फिर आप इजिली वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाती हूँ, उसमें आपको क्या दिया गया है, what is the physical state of water at, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका है 250 डिग्री सेल्सियस। बताया जा रहा है कि वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होंगे, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होंगे या फिर गैसेस होंगे, किस टेम्परेचर पर 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस और ये हमारा हो गया बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है या कम है तो वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, और अगर 100 से ज्यादा है तो वो किसके फॉर्म में हो जाते हैं बच्चे, गैसेस के फॉर्म में हो जाते हैं। अब अगर 0 डिग्री पे हैं तो वो सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसेस के फॉर्म में यानी कि वेपर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये रिमेंबर आप रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 250 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, यानी कि यहाँ का इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो ये हमारा जो होंगे बच्चे वो गैसियस स्टेट में होंगे। किस स्टेट में होंगे, गैसियस स्टेट में। अब नेक्स्ट जो हमारा है बच्चे वो है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए मैं आपको अभी जस्ट बताई हूँ कि ये जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और हमारे वेपर स्टेट में भी हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर
वाटर वेपर में चेंज हो रहे होते हैं। तो वाटर वेपर में भी चेंज हो रहा है, वाटर लिक्विड स्टेट में भी है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट, यानी गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में ही ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है बच्चे कि आज मैं आपको यहीं तक बताऊंगी, और इसके नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस होंगे बच्चे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।